and in this lecture we will deal with some questions on कंडक्टर जिसकी प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखी है, उस पर क्वेश्चंस करेंगे कुछ। और आज एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अर्थिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अर्थिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व होती है। तो ये सारी कुछ चीजें आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का जो लेक्चर है एक सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। देखें आपके सामने क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रहा हूं, बाकी आपको तो लिखना है ही क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है इनिशियल चार्ज, एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि इनिशियल चार्ज ऑन मेटल शेल ए इज 3 माइक्रोकूलम। तो मेटल शेल, दो मेटल शेल है यहां पर, एक मेटल शेल ए है और एक मेटल शेल बी है। तो एक मेटल शेल ए पर 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और मेटल शेल बी पर 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। और सेंटर पर भी, यहां पर देख पा रहे हैं आप, सेंटर पर, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल्स हैं, तो इनके सेंटर पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल ए। शेल ए के इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये फाइंड आउट करना है। और सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल बी। शेल बी के इनर और आउटर, इनर सरफेस मतलब ये वाली सरफेस शेल बी की, आउटर सरफेस मतलब ये वाली सरफेस, ठीक है। कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखें, फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट फिगर बनाए, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। थोड़ा बारिश की वजह से कभी कभी नेटवर्क इश्यू हो जा रहा है आजकल, तो जैसे कल भी नेटवर्क इश्यू था जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पाया था। तो रेनी सीजन में कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होगा, तो आज के लेक्चर में भी हो सकता है, तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। चलिए, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। इस क्वेश्चन की सहायता से हम बहुत सारी कुछ चीजें देखेंगे कंडक्टर में, किस प्रकार से इंडक्शन होता है, चार्ज को थोड़ा और बेटर वे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो देखिए आपके सामने आ चुका है फिगर। ये सिर्फ आंसर ही दिखाया जा रहा है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए सेंटर पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज था, तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उनको खत्म करने के लिए, उनको टर्मिनेट करने के लिए शेल ए की इनर सरफेस, शेल ए की इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कितना, -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये समझ में आ गया, शेल ए की इनर सरफेस पर -2 माइक्रोकूलम का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 2 माइक्रोकूलम से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उन सबको टर्मिनेट करने के लिए -2 माइक्रोकूलम के चार्ज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनर सरफेस पर शेल ए की कितना चार्ज आ गया बेटा, -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ए पर, ए की आउटर सरफेस पर कितना चार्ज आ गया। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ए पर टोटल चार्ज कितना था, वो तो 3 माइक्रोकूलम था, तो टोटल चार्ज तो अभी भी 3 माइक्रोकूलम रहेगा। तो अगर इनर पर -2 है तो आउटर पर 5 होगा, तभी तो दोनों का सम 3 माइक्रोकूलम हो पाएगा। बात मेरी समझे। तो आउटर सरफेस पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज आ चुका है। सेल ए के आउटर सरफेस पर टोटल कितना चार्ज आ चुका है, 5 माइक्रोकूलम का, ठीक है। टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है इंडक्शन में, खाली रीडिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, ठीक है।
अब देखिए 5 माइक्रोकूलम से मैंने क्या बोला, मैं हमेशा से ये बोलता हूं कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए यहां से 2 माइक्रोकूलम से निकली और शेल ए के इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसकी वजह से लाइंस टर्मिनेट हो गई, ठीक है। और ए के पास 3 माइक्रोकूलम पहले से था, तो जो 2 माइक्रोकूलम की लाइंस टर्मिनेट हुई हैं वो यहां से निकलेंगी भी तो इसी वजह से सेल ए के आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना इंड्यूस हो गया बेटा, 5 माइक्रोकूलम। यूं कह दो टोटल चार्ज आ गया 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, शेल ए के आउटर सरफेस पर, ये ठीक है। अब देखो शेल ए के आउटर सरफेस पर 5 माइक्रोकूलम आ गया, तो यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारी की सारी यहां पर टर्मिनेट करनी चाहिए सेल बी की इनर सरफेस पर, क्योंकि इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती, यहीं तक पहुंच सकती हैं, इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहां तक पहुंचेंगी तो यहां पर इनको टर्मिनेट होना पड़ेगा, तो यहां पर टर्मिनेट होने के लिए शेल बी की इनर सरफेस पर बताओ कितना चार्ज आना चाहिए, क्योंकि ये कितने चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस निकली हैं, 5 माइक्रोकूलम से नंबर ऑफ लाइंस निकली हैं, तो -5 का चार्ज चाहिए ना इनको टर्मिनेट करने के लिए, तो शेल बी के इनर सरफेस पर -5 माइक्रोकूलम आ जाएगा, ठीक है। ये तो शेल ए के लिए हो गया आंसर, ठीक है। शेल बी की इनर सरफेस पर, शेल बी की इनर सरफेस पर -5 माइक्रोकूलम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सेल बी पर टोटल इनिशियली चार्ज कितना था, सो यू विल से 4 माइक्रोकूलम, और इनर मोस्ट सरफेस पर शेल बी के -5 माइक्रोकूलम का चार्ज आ चुका है, तो इसका मतलब सेल बी के आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना होगा, ऑब्वियसली उतना जोड़ देंगे, तो 9 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज शेल बी की आउटर सरफेस पर आ जाएगा। तो जो 5 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर टर्मिनेट हुई हैं वो इस साइड से वापस से निकल जाएंगी। आई आपको बात समझ में? तो इस तरीके से शेल बी के आउटर सरफेस पर 9 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज आएगा आफ्टर इंडक्शन। ओके, आई होप तुम्हें ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा किस प्रकार से कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होते हैं जब 2 शेल रहती हैं तो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप आपने इससे सीख लिया होगा। बाकी आप आंसर्स को बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, मतलब आपको आंसर ऐसे लिखना है जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा है चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर, तो इनर का मतलब है यहां पर कितना आ गया बेटा, -2 माइक्रोकूलम आ गया, और आउटर सरफेस पर बेटा कितना चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम। तो इसका आंसर थोड़ा प्रॉपर लिखेंगे बिकॉज मैंने तो सिर्फ फिगर बनाया है यहां पर, फिर यहां पर भी इस तरीके से इनर पर कितना है -5 कॉमा करके लिख रहा हूं, आउटर पर कितना है 9, सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, you also have to draw the electric field pattern in the similar fashion that I have drawn to you. जल्दी से थोड़ा कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया समझो। बाकी इफ देयर इज एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। इसे जल्दी से लिखो, अब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न भी ड्रॉ कर लें और यहां से ये सीखो कि चार्ज किस प्रकार से इंड्यूस होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को सोचना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं रिलेटेड टू कंडक्टर। कंडक्टर के जब भी सवाल आएंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आने चाहिए। मैं यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हटा दे रहा हूं, बाकी फॉर योर कन्वीनियंस तुम खुद ड्रॉ कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। आई होप तुमने इसका आंसर वगैरह सब प्रॉपरली लिख लिया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सो प्रोसीडिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप समझोगे उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए,
यहां पर दो कंडक्टिंग शेल नहीं है। आपको ऐसा दिख रहा है ये दो कंडक्टिंग शेल है? नहीं, ये एक ही शेल है। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट है। ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है, ये सॉलिड पार्ट है। बात मेरी समझे? ये सॉलिड पार्ट है, ये एक ही शेल है, एक हॉलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। चलो, अब क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एट सी। मेरे को सी पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यहां पर सी देख पा रहे हैं आप, एक हॉलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, और सेंटर से x डिस्टेंस आगे प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी सी पर पोटेंशियल होगा, है ना? वो तो बात की बात है। खैर, हमें सी पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ये बात है। देयर इज वन मेटेलिक शेल, there is one metallic shell of inner radius r1 and outer radius r2. A plus q charge is present at x from c. ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को लिखो, फिर करते हैं सॉल्व। तो चलिए ठीक है, आपने लिख लिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या है? एक हॉलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2। दो शेल नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये पता है ये ऐसे है, ये एक शेल तो A है, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर A है बहुत पतला सा, और एक हॉलो स्फीयर B है। तो यहां पर दो हॉलो स्फीयर की बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक ही हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इसका इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2 है, इतना सा क्वेश्चन। अब मेरे को C पर क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पहले खुद से सोचो, देखो क्या सोचना है तुम्हें यहां पर, कि सी पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो प्लस क्यू की वजह से होगा, और दूसरा किसकी वजह से होगा? दूसरा एक होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी एक पोटेंशियल होगा, क्योंकि जब कंडक्टर के क्वेश्चंस आते हैं, जब भी मेटेलिक शेल आता है, तो चार्ज का इंडक्शन सोचेंगे। जो भी पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा वो विदाउट इंडक्शन दिया होगा, उसके बाद चार्ज का इंडक्शन होगा। तो यहां पर आप चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट होंगे। थोड़ा सोचें कैसे इंड्यूस होंगे, चलो एक बार देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं। अब देखो ध्यान से, ये प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इतना तो मानते हो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टर्मिनेट होना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पर इस तरीके से टर्मिनेट होना पड़ेगा। मेरी बात समझे? ये टर्मिनेट होना पड़ेगा इसको यहां पर इस तरीके से, ठीक है, यहां पर इसको टर्मिनेट होना पड़ेगा। अब यहां पर अगर इसको टर्मिनेट होना है, तो इसका मतलब क्या? यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मेरी बात समझे? यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इसके इनर सरफेस पर। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। समझ गए बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो बहुत सिंपल सी बात है। और फिर इसके दूसरे एंड से मतलब दूसरे एंड से ये सारी लाइंस निकल जाएंगी। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इंडक्शन ऑफ चार्ज हो गया। बात समझ गए? बहुत सिंपल सी बात है। तो ये पहले बनाओ, उसके बाद आगे बात करते हैं। पहले ये बना लो, एक सेकंड बनाओ तुम ना।
चलो ये बना लिया आपने, ये समझ गए चार्ज किस प्रकार से इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ठीक है ना, ये समझ में आया। अच्छा, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा यहाँ पर चार्ज का, जो इंडक्शन होगा चार्ज का वो इवनली नहीं होगा। जैसे ये जो माइनस क्यू अंदर इंड्यूस हो रहा है ये इवनली नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, है ना, क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है सेंटर पर नहीं रखा है। तो अभी मेरे को पोटेंशियल सी पर फाइंड आउट करना है। तो सी पर पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा? एक तो प्लस क्यू की वजह से होगा, ठीक है, और दूसरा किसकी वजह से होगा? जो माइनस क्यू जो इंड्यूस हुआ ये वाला, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसकी वजह से एक होगा पोटेंशियल, और एक बाहर वाले क्यू इंड्यूस की वजह से होगा पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ। बात मेरी समझे? तो इस तरीके से सी पर पोटेंशियल आएगा तीन चार्जेस की वजह से। अब बताओ इस क्यू की वजह से कितना होगा? एक मिनट मैं इसको हटा देता हूं यहां से। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। देखो बात क्या है कि, अच्छा एक सेकेंड, ये मिट गया है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है ना, तो बोलो, तो तुम खुद बताओ क्यू की वजह से सी पर कितना होगा? के क्यू बाई एक्स। तो के क्यू बाई एक्स सी पर आ गया पोटेंशियल क्यू की वजह से। अब माइनस क्यू की वजह से सी पर कितना होगा? भले अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन एक सर्कुलर रिंग के कारण, मतलब ये रिंग ही हुई ना, तो रिंग के कारण सेंटर सी पर कितना होगा? माइनस के क्यू बाई R1, ठीक है, ये R1 रेडियस है, ये रेडियस R1। फिर इस प्लस क्यू की वजह से कितना होगा? के क्यू बाई R2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये बना लो आप, इसका आंसर लिख लो इस तरीके से। बाकी समझ लेना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। तो जब भी कंडक्टर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इंडक्शन ऑफ चार्ज सोचना, जैसे क्वेश्चन हो रहा है। तो जब तुम रिपीटेड वे में स्टडी करोगे, जब रिपीटिव वे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कर लोगे तो तुम्हें खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर ये हो गया हो तो इसके बाद, अगर ये आपने लिख लिया है यहां तक, तो उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इसके बाद आगे ये लिखो, फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद करते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या है? कंडक्टिंग मेटल शेल है, फिर से वही चीज है, कंडक्टिंग मेटल शेल है जिसको हमने अब की प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, ठीक है। अ चार्ज प्लस क्यू इज गिवन प्लस कैपिटल क्यू, और एक प्लस स्मॉल क्यू को कैप किया गया है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग शेल, ठीक है। ये देखो आप, एक प्लस क्यू चार्ज को आर डिस्टेंस पर रखा गया है सेंटर से, ठीक है।
अभी फाइंड करना है पोटेंशियल P पर ड्यू टू चार्ज ऑन द शेल, ड्यू टू चार्ज ऑन दी शेल। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, आप क्वेश्चन को समझ लो, अब ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। देखो यहां पर एक हॉलो स्फीयर है, एक कंडक्टिंग शेल है जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, और एक पॉइंट P है यहां पर। ठीक है, अब पोटेंशियल एट P फाइंड आउट करना है ड्यू टू द चार्ज ऑन द क्या, ऑन द शेल। ठीक है, अब शेल पर जो भी चार्ज होंगे उसकी वजह से मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो P पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट पर शेल की वजह से जो, मतलब शेल पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल डायरेक्टली फाइंड कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। बात मेरी समझे, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह पता नहीं है और हमें इस प्लस क्यू से डिस्टेंस दे रखी है। तो देखो यहां पर क्या तरीका अपनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तुम्हें ये समझ में आता है क्योंकि ये कंडक्टिंग शेल है तो जो P पर पोटेंशियल होगा वही C पर पोटेंशियल होगा। एग्री विद दिस ना, क्योंकि अंदर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल तो सेम होता है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो Vp इज इक्वल्स टू Vc मैं बोल सकता हूं टोटल पोटेंशियल P का और टोटल पोटेंशियल C का बराबर होगा। ठीक है, अब मैं C का पोटेंशियल लिख लूंगा। C का पोटेंशियल तो लिख ही सकता हूं क्योंकि C की डिस्टेंस प्लस Q से भी पता है मेरे को। ठीक है, लेकिन P की डिस्टेंस तो मतलब पता ही नहीं है ना, यहां से कितनी है P की डिस्टेंस, यहां से कितनी है ये तो मेरे को मालूम नहीं है। तो डायरेक्टली प्लस Q की वजह से, मतलब इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल लिख पाना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि भाई C और P का टोटल पोटेंशियल तो बराबर होगा, तो मैं क्या करता हूं C पर टोटल पोटेंशियल निकाल लेता हूं। ठीक है, C का मैंने टोटल पोटेंशियल निकाला, बताओ C का टोटल पोटेंशियल क्या होगा बेटा, प्लस Q की वजह से एक होगा, तो इस प्लस Q की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। हाँ, और डेफिनेटली चार्ज का इंडक्शन तो होगा। अच्छा, कोई बोले कि भाई चार्ज का इंडक्शन होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या सुनोगे तुम मेरी बात को ध्यान से, कि चार्ज का इंडक्शन होगा, टोटल चार्ज थोड़ी ना बदलेगा, तो C का पोटेंशियल तब भी नहीं बदलेगा। C पर जो पोटेंशियल होगा वही रहेगा, भले चार्ज का इंडक्शन हो चाहे ना हो। टोटल चार्ज इंडक्शन में नहीं बदलता, तो यहां पर तो टोटल चार्ज प्लस Q ही रहने वाला है, ये तो प्लस Q नहीं चेंज होगा। तो इसकी वजह से, मतलब इस प्लस Q की वजह से C पॉइंट पर बोलो कितना पोटेंशियल होगा, KQ बाय R2। डिस्टेंस कितनी है इस प्लस Q से, R2, तो KQ बाय R2 ये हो गया। ठीक है, पोटेंशियल, और इस प्लस Q की वजह से, इस प्लस Q की वजह से C पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ बाय R। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल मेरे को C पॉइंट का मिल गया। ठीक है, और यही P पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, तो P पॉइंट का भी टोटल पोटेंशियल मुझे मिल गया। अब बताओ P पॉइंट पर किस किस की वजह से, P पॉइंट पर किस किस की वजह से पोटेंशियल आएगा, एक तो इस प्लस Q की वजह से आएगा और एक इस प्लस Q की वजह से आएगा। मानते हो? तो वही मैंने यहां लिख दिया, V ड्यू टू प्लस Q एंड V ड्यू टू प्लस Q। अब इस P पॉइंट पर मैं इस प्लस Q की वजह से तो पोटेंशियल लिख ही सकता हूं, वो तो कितना हो जाएगा, KQ बाय X। सो बस मैंने वो लिख दिया। ठीक है, ये प्लस Q की वजह से KQ बाय X हो गया, और ड्यू टू प्लस Q मतलब ये शेल वाले चार्ज की वजह से, शेल पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल मेरे को अब यहां से निकालना है। और लेफ्ट हैंड साइड मेरे को मालूम चल गई है, मतलब टोटल पोटेंशियल P का पता चल गया है क्योंकि टोटल पोटेंशियल C का भी मालूम है। ठीक है, तो अब इसका ये मतलब हुआ कि अब मेरे को प्लस Q की वजह से जो पोटेंशियल चाहिए वो तो पता ही चल जाएगा यहां से। सो आई कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल, सो माय रिक्वायर्ड आंसर विल बी दिस। सो दिस इज वेरी इजी मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें डायरेक्टली P पॉइंट पर शेल के चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल पाना वाज वेरी डिफिकल्ट। बोला ना इंड्यूस चार्ज के कारण होगा ना, लेकिन इंड्यूस चार्ज डेफिनेटली क्या होगा, इंड्यूस चार्ज जो भी होगा ना वो टोटल चार्ज थोड़ी ना चेंज होगा, मतलब इस पर टोटल चार्ज तो प्लस Q ही रहेगा। मेरी बात समझे, और डिस्टेंस R2 है, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से होगा या नहीं होगा इससे लेना देना ही नहीं है। टोटल चार्ज विल नॉट चेंज, तो टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा तो फिर पोटेंशियल तो KQ बाय R2 ही होगा। इंड्यूस चार्ज मत सोचो यहां पर, टोटल पोटेंशियल विल नॉट बी अल्टर्ड। P पॉइंट के कारण, अरे यार P पॉइंट पर निकालना है, P पॉइंट के कारण पोटेंशियल नहीं होगा। P पॉइंट पर वी हैव टू फाइंड P पॉइंट पर पोटेंशियल,
तो प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाई एक्स। ठीक है, अगेन आई एम शोइंग यू द सोल्यूशन, look at the solution and try to understand what I was trying to say. चलो, तो आपने लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और आई होप आपको समझ भी आ गई होंगी चीजें। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, सो मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर एंड अ न्यू टॉपिक ऑफ टुडे इज बीइंग डिस्कस्ड, सो दैट इज व्हेन कंडक्टर और मेटल इज अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। सो यू कैन राइट अ न्यू हेडिंग विच इज कनेक्शन ऑफ मेटल बॉडी टू अर्थ और व्हेन कंडक्टर और मेटल बॉडी इज अर्थ। सो राइट न्यू हेडिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, लिखो उसे, फिर आगे बढ़ के समझते हैं उसको। चलो, तो आई होप 1 जुलाई से क्लासेस मुझे लगता है चालू हो जाएंगी। देखो, 1 जुलाई से अगर क्लासेस चालू हो जा रही हैं तो फिर इट विल बी वेरी फाइन। ठीक है, तो फिर हम क्लासेस कंडक्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा स्लो जाता है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो फर्स्ट पॉइंट, अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट अर्थ, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। वेरी लार्ज कंडक्टर, व्हाट डज इट मीन? इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अर्थ के अंदर। एंड व्हाट इज सेकेंड पॉइंट? व्हेन सम मेटल बॉडी और कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ, कोई भी मेटल बॉडी या कोई कंडक्टर को जब अर्थ से जोड़ दिया जाता है, अर्थ इज अ कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर से, ये अर्थ है, अर्थ से अगर हमने कोई नया एक कंडक्टर जोड़ दिया, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर की सहायता से, देन वी से दैट द मेटल बॉडी इज अर्थ। ये वाला मेटल बॉडी को अर्थिंग कर दिया है हमने। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अर्थिंग ऑफ द मेटल बॉडी। बात समझे? तो अगर अर्थ से किसी बॉडी को कनेक्ट कर दिया गया है, सो व्हाट वी से इन दिस केस की अर्थिंग हो गई है, वो बॉडी अर्थ कर दी गई है। समझे सेकेंड पॉइंट? तो अर्थिंग करने का मतलब क्या है? किसी को भी अर्थ से कनेक्ट कर देना। एंड अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर। सो पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3 सेज व्हेन अ मेटल बॉडी इज अर्थ, जब भी कोई मेटल बॉडी अर्थ की जाती है, देन चार्ज विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मेटल बॉडी। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, मेटल बॉडी पर, सच दैट इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। अब बोलने वाली बात यह है कि जिस भी बॉडी को, जिस भी मेटल बॉडी को
हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। उसके ऊपर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि उसका फाइनल पोटेंशियल अर्थ से कनेक्ट करने के बाद जीरो हो जाए। बात समझ में आया? मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो किसी कंडक्टर को अगर आप अर्थिंग कर देते हो, अर्थ से कनेक्ट कर देते हो, तो उसका टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो ये सब चीजें सुनते रहो और थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जब लिखोगे तब पूरा दिमाग में भेज देना। फोर्थ पॉइंट है इन अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स में फ्लो फ्रॉम अर्थ टू मेटल बॉडी और फ्रॉम मेटल बॉडी टू अर्थ। या तो अर्थ से मेटल बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे या मेटल बॉडी से अर्थ में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा मेटल बॉडी से अगर अर्थ में इलेक्ट्रॉन चले भी गए तो अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर, तो उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। और अर्थ का पोटेंशियल हम लोग कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो इसीलिए कोई भी बॉडी अगर अर्थ से कनेक्ट कर दी गई तो हम बोलते हैं कि उसका भी पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज अगर अर्थ को मिल भी गया या थोड़ा बहुत अर्थ ने चार्ज किसी को सप्लाई भी कर दिया तो उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका रेडियस बहुत बड़ा है। V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, आर बहुत बड़ा है, इसलिए हम अर्थ का पोटेंशियल वी ट्रीट, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है और उससे जो भी बॉडी, जो भी कंडक्टिंग बॉडी जोड़ देंगे उसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि अर्थिंग में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं अर्थ से मेटल बॉडी में या मेटल बॉडी से अर्थ में। ठीक है, सच दैट क्यों फ्लो करते हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो फाइनल पोटेंशियल होगा ना मेटल बॉडी का जिसे हम जोड़ रहे हैं अर्थ से, उसका फाइनल पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ठीक है, सिंबल क्या होता है अर्थिंग का, कि कैसे दिखाएंगे अर्थिंग हो गई, तो इस प्रकार से कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट हो गए अर्थिंग से रिलेटेड। तो अब आप यहां से आप कॉपी करना स्टार्ट करो। तो 5 पॉइंट हो गए यहां तक। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया। जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वो आप डेफिनेटली पूछो, उसको डाउट में मत रखो बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने आज इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक कंडक्टर है और कंडक्टर पर इनिशियली +Q चार्ज है। ठीक है, और उसको एक स्विच की सहायता से अर्थिंग किया हुआ है। मतलब अगर मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो ये वाला बॉडी अर्थ हो जाएगा, मतलब अर्थिंग हो जाएगी। तो पूछा गया है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर। तो कंडक्टर पर कितना चार्ज होगा, तो क्योंकि कंडक्टर का टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो अगर टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो उस पर चार्ज भी कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहां से आपको ये याद रखना है
कि व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर बोलने का मतलब क्या है, मात्र एक कंडक्टर है, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो यहां पर सिर्फ एक कंडक्टर है और कुछ भी नहीं है। तो व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज अर्थ देन इट्स फाइनल चार्ज विल बिकम जीरो। ठीक है, यहां पर एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, कोई अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है सिर्फ, मतलब सिर्फ एक कंडक्टर है, यहां पर अगर एक चार्ज भी आ गया तो उसको आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं बोलेंगे। बात मेरी समझे, खाली एक कंडक्टर है और कुछ नहीं, और अगर उसको अर्थ करते हो तो फिर उस केस में उस पर फाइनली टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां से एक नोट पॉइंट भी बना लेंगे, क्योंकि टोटल पोटेंशियल जीरो होगा तो चार्ज जीरो होगा, तभी तो पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए और उसके बाद एक नोट पॉइंट है जिसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद ये एक नोट पॉइंट है, ये लिख लेंगे। फोर्थ पॉइंट बता दूं, कहने का मतलब ये है कि अर्थ में से, अर्थ एक कंडक्टर है ना, तो अर्थ भी एक कंडक्टर है, और उससे अगर मैं एक कंडक्टर को जोड़ दूंगा तो ऐसा हो सकता है कि अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में चले जाएं या इस कंडक्टर में से अर्थ में आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, ये बोला गया फोर्थ पॉइंट। ठीक है, जैसे यहां पर क्या हुआ है तुम खुद सोच के देखो, यहां पर क्या हुआ होगा, प्लस क्यू चार्ज थे, फाइनली जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, इस प्लस क्यू चार्ज को खत्म कर दे रहे हैं। तो यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में पास हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। समझे फोर्थ पॉइंट क्या है? चलिए, अगर आपने लिख लिया है तो इस क्वेश्चन को फिर लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिख लेंगे। अब यहां पर देखो एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, और उसके सामने एक प्लस क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पर फिक्स किया गया है। तो अब इस केस में ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं होगा, तो इस केस में अब टोटल चार्ज जीरो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस मेटल बॉडी को, जिस कंडक्टर को आप अर्थिंग करोगे उसका पोटेंशियल तो पक्का ही जीरो होगा, वो तो अभी भी वैलिड है। बात समझे? अगर आइसोलेटेड कंडक्टर होता तो उस पर चार्ज जीरो हो जाता, लेकिन यहां पर खाली कंडक्टर नहीं है, बगल में प्लस क्यू चार्ज भी फिक्स है। तो इसका यह मतलब हुआ कि अब की हमने अगर इस कंडक्टर को अर्थिंग किया है तो इसका पोटेंशियल ही जीरो कर सकते हैं, चार्ज जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन द कंडक्टर व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। तो जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो अर्थिंग हो जाएगी, और इस पर कितना चार्ज होगा अर्थिंग करने के बाद। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज फिक्स है। ठीक है, तो ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, या लिख लो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं।
ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि फाइनल चार्ज कंडक्टर पर जब मैं अर्थिंग कर चुका हूं उसके बाद क्यू डैश हो जा रहा है, मान लो, तो क्यू डैश हो जा रहा है। अब जिस बॉडी को मैंने अर्थ किया है उसका पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा ना, इसका मतलब वी स्फीयर जीरो हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। कंडक्टर का पोटेंशियल बोलने का मतलब क्या है, जितना कंडक्टर पर पोटेंशियल होगा उतना ही तो उसका सेंटर का पोटेंशियल होगा, क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल और इनर पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होता है। तो जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा, ठीक है, कंडक्टर के जो सेंटर का पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो जीरो होगा। तो सेंटर पर मैं पोटेंशियल निकाल लेता हूं, सेंटर पर इसके सी पॉइंट पर टोटल कितना पोटेंशियल है, तो एक तो क्यू डैश की वजह से पोटेंशियल होगा और एक इस प्लस क्यू की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल होगा। तो क्यू डैश की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू डैश बाई आर, सी पॉइंट पर क्यू डैश की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू डैश बाई आर, और इस क्यू की वजह से सी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई एक्स। तो इस समेशन को हम जीरो कर देंगे, तो यहां से मेरे को क्यू डैश की वैल्यू निकल जाएगी, तो आंसर आएगा माइनस क्यू आर बाई एक्स। ठीक है, ये तो तुम निकाल लोगे। इसका मतलब क्या है, फाइनल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज नेगेटिव, तो फाइनली इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका क्या मतलब है, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोन कहां से कहां, अर्थ से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हो और इसकी मेथोडोलॉजी को देखो, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, करो, खुद से सोचो। तो लिख लेंगे यहां तक पूरा सोल्यूशन। सरफेस का पोटेंशियल, कंडक्टर में सरफेस का पोटेंशियल और इनर पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होता है, ये मैंने पढ़ाया आपको। तो अगर मैं स्फीयर का पोटेंशियल बोल रहा हूं, इसका मतलब उसके सेंटर का भी पोटेंशियल वही होगा। कंडक्टर में सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वही इनर पॉइंट्स पर पोटेंशियल होता है। इनर पॉइंट्स कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने सेंटर ले लिया इस केस में। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन अगर हो गया है तो फिर एक और क्वेश्चन लिख लें। अभी देखो, आई होप तुमने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा और फिर हम एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, एक प्लस क्यू ले लिया और एक प्लस 2q ले लिया, और सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर 2 पॉइंट चार्ज है। प्लस क्यू जो है वो इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, स्फीयर के सेंटर से, कंडक्टर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर है, और प्लस 2q स्फीयर के सेंटर से 3r डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। ठीक है, और r जो है वो रेडियस है कंडक्टिंग स्फीयर का। बात समझे? तो इस तरीके से तो क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगर हमने स्विच एस को क्लोज कर दिया तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनल चार्ज ऑन द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर पर फाइनल चार्ज क्या होगा, ये देखो इनिशियल स्टेट में है, मतलब जब स्विच एस क्लोज नहीं है तब की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं स्विच एस को क्लोज कर दूंगा, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर,
ये मुझे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले तो आप क्वेश्चन ही लिख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मुझे उम्मीद है ऐसी कि आपने लिख लिया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था स्टार्टिंग में, सॉरी, ये न्यूट्रल है। ये वाला जो स्फेयर है ना, ये न्यूट्रल है, ठीक है, जो कि सोल्यूशन में यहाँ पर दिख रहा है, ये न्यूट्रल है। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस 2q चार्ज है, ठीक है। अब हमने स्विच एस को क्लोज कर दिया, मतलब अर्थिंग कर दी। तो मान लो कि फाइनल चार्ज जो है कंडक्टर पर, फाइनल चार्ज वो मान लिया q डैश है, ठीक है। इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था ये, और फाइनली मान लो q डैश चार्ज आ गया। थोड़ा बहुत चार्ज एक्सचेंज हुआ होगा अर्थ के साथ, तो लेट फाइनल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज q डैश, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि मैंने इस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया है, तो इसका पोटेंशियल जीरो करूंगा मैं, ठीक है। इसका पोटेंशियल जीरो करने का मतलब है इसके सेंटर का पोटेंशियल जीरो कर दूं, क्योंकि कंडक्टर का पोटेंशियल, इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस का पोटेंशियल बोलो चाहे अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल बोलो, बात तो एक ही है। तो मैं इसके सेंटर पर टोटल पोटेंशियल जीरो कर देता हूं। तो इसके सेंटर पर एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, इस प्लस 2q की वजह से पोटेंशियल होगा, और इस पर जो चार्ज q डैश हमने माना है, ठीक है, आफ्टर अर्थिंग, उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो इस q डैश की वजह से बेटा पोटेंशियल कितना होगा इसके सेंटर पर, बोलो के क्यू डैश बाई आर, ठीक है। और इस प्लस क्यू की वजह से सेंटर पर कितना होगा, के क्यू बाई 2r, और इस प्लस 2q की वजह से k इंटू 2q बाई 3r। इसका समेशन अपने को जीरो करना है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q डैश, ओके। अगर तुम यहां से q डैश की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो you'll get the value -7q by 6। बात समझे? तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनल चार्ज आफ्टर अर्थिंग और व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी बॉडी को, किसी कंडक्टर को अर्थिंग कर दिया गया है तो उसका फाइनली पोटेंशियल जीरो होगा, उसी हिसाब से उस पर चार्ज एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी चार्ज मान लेना है फाइनली कितना चार्ज आ गया इस कंडक्टर के ऊपर आफ्टर अर्थिंग, और फिर क्या करना है, उसका टोटल पोटेंशियल जीरो कर देना उस कंडक्टर का, जैसे हमने इन क्वेश्चंस में किया है। तो यहां से आप सोल्यूशन लिख सकते हो उसका, ये सोल्यूशन हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने अर्थिंग के बारे में सीखा है कि अर्थिंग कैसे करते हैं और अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर ये लिख लिया है आपने तो फिर इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं और बोलते हैं, इफ इन द अबव क्वेश्चन, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में इट इज आस्क्ड अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लोज टू अर्थ इफ एस इज क्लोज्ड, कितना चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज अर्थ में क्लोज किया है, ठीक है। तो अब देखो बात यह है कि इस कंडक्टर के ऊपर फाइनली कितना चार्ज आ रहा है, -7q/6। तो इसका मतलब ये चार्ज कहां से आया होगा, ये चार्ज सर कहां से आया होगा, ये अर्थ से आया होगा, ठीक है। तो अर्थ ने इसको कितना चार्ज दिया, अर्थ ने इसको कितना चार्ज दिया, बोलो, अर्थ ने कितना चार्ज दिया, -7q/6 दिया। तो इसका ये मतलब है इसने अर्थ को कितना चार्ज दिया, ऑब्वियसली इसका प्लस दे दिया, +7q/6। मेरी बात समझे, समझे क्या बोला, अबे समझे, ये पहले न्यूट्रल था, जीरो था, ठीक है। अब इसके ऊपर -7q/6 आ गया चार्ज, इसका मतलब इसने अर्थ को कितना चार्ज दे दिया बे,
+7q/6 दे दिया ना, समझ रहे हो क्या? समझे क्या? समझे? 0 था, अब -7q/6 है, तो इसका मतलब कितना कितना दे दिया इसने अर्थ को? +7q/6 दे दिया। ठीक है क्या? तो इट इज वेरी सिंपल। बात समझे? तो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जाओ। फिर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, तो आंसर शुड बी इन दिस केस 7q/6। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो। इसके बाद आज एक क्वेश्चन और करेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन। तो आज की जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स पे थोड़ा हाथ फेरे, सेल्फ प्रैक्टिस करें और अच्छे से अपने अंदर समाएं इन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, इन पर अच्छी कमांड बनानी है आपको, तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कंडक्टर मैंने आपको बोला भी था थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। ठीक है, तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली पूछ लेना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दो कंडक्टिंग शेल है, एक ये कंडक्टिंग शेल है और एक ये कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, इस वाली कंडक्टिंग शेल का रेडियस है r1 और इस वाली कंडक्टिंग शेल का रेडियस है r2। थिन हॉलोस्फीयर है, तो थिन हॉलोस्फीयर को हम शेल बोलते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, थिन। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है तो कॉम्प्रोमाइज करना। थिन हॉलोस्फीयर है, तो भाई थिन हॉलोस्फीयर को क्या बोल देंगे? बोलो, शेल बोलेंगे। ठीक है, तो थिन हॉलोस्फीयर को हम बोल रहे हैं शेल। तो यहाँ पर दो थिन हॉलोस्फीयर है हमारे पास। ठीक है, दो शेल हैं, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2, और इस वाले को हमने अर्थ कर दिया, मतलब जो अंदर है उसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने जा रहे हैं, स्विच से जोड़ा है हमने, और बाहर वाली के ऊपर +q चार्ज है। ठीक है, ठीक है, बाहर वाली पर +q चार्ज है। बात समझे? तो अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल, दो कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल है। ठीक है, ऑफ रेडियस r1 एंड r2, एंड आउटर शेल हैज अ चार्ज +q। आउटर शेल पर +q चार्ज है, एंड इनर शेल इज न्यूट्रल। इनर शेल पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नाउ इनर शेल इज अर्थ। इनर शेल को अर्थ कर दिया गया है वाया स्विच S। फाइंड द चार्ज ऑन इनर शेल आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, तो अब जब इसको अर्थ करेंगे तो वी हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द इनर शेल। तो इनर शेल पर कितना चार्ज आएगा यही फाइंड आउट करना है। पहले तो क्वेश्चन लिखो, उसके बाद ही सोल्यूशन देखते हैं इसका। गलत है, ये बात तुम्हारी गलत है। आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में सही है, लेकिन हर केस में सही नहीं है। अर्थ से इलेक्ट्रॉन तब तक जाएगा जब तक कि वो न्यूट्रल ना हो जाए, ये बात कंप्लीटली गलत है। आइसोलेटेड कंडक्टर होगा तभी वो बात सही है, अदरवाइज पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो होगा, न्यूट्रल होगा या नहीं होगा इससे हमें लेना देना नहीं है। जिस मेटल बॉडी को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल कब जीरो होगा। कितना चार्ज आने पर उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल, उस बात से पता चलेगा हमें चार्ज अर्थ ने कितना सप्लाई किया होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन लिखो तुम लोग। ठीक है इतना? चलिए तो इसका सल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
चलो मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस, लेट चार्ज ऑन द इनर शेल इज क्यू। तो इनर शेल पर ही चार्ज बताना है, तो वो मैंने मान लिया क्यू, क्योंकि इसी का चार्ज चेंज होगा। जब दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है तो दोनों के ऊपर चार्ज बदल जाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इनर शेल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि उसको अर्थ कर दिया गया है। तो इनर शेल पर किस किस की वजह से पोटेंशियल आएगा, इसको खुद की वजह से आएगा और एक इस चार्ज की वजह से आएगा। ये वाला चार्ज तो नहीं चेंज होगा ना, ये वाला प्लस क्यू, क्योंकि इसको तो किसी से कनेक्ट ही नहीं किया गया, टोटल चार्ज तो नहीं चेंज होगा ना। हाँ, इंडक्शन विंडक्शन भले होगा जो होगा, ठीक है, इसकी इनर सरफेस पर कुछ इंड्यूस होगा, इसके आउटर सरफेस पर कुछ आएगा, लेकिन टोटल चार्ज तो प्लस क्यू ही रहेगा ना। तो हमें तो पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल इसकी वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से इसके सेंटर पर या इसके इनर शेल का पोटेंशियल जीरो करना है। तो बाहर वाले चार्ज की वजह से बोलो कितना होगा, इस क्यू की वजह से के क्यू बाय आर टू, ठीक है, सेंटर पर ही मान लो। और इस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर वन, ठीक है। तो इन दोनों के सम को जीरो कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, बस आंसर आ गया। तो ये हो गया आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बाकी इफ देयर इज एनी डाउट, कोई भी डाउट है आज से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछो। अभी मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी पूछो, उसके बाद मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा। तो चलो, आई होप आपने सारी चीज़ें अच्छे से कर ली होगी। तो आज के लेक्चर को रिवाइज कर लेना, प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। तो करता हूँ मैं एंड इस लेक्चर को। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.